पर भी 18% टैक्स आपने आयद कर दिया। लोग करें तो क्या करें? तालीम आप नहीं दे रहे, सेहत के इदारों पर आप खर्च नहीं कर रहे, बिजली आप मुहैया नहीं कर रहे, और अगर लोग ऑल्टरनेट एनर्जी पर जाएं तो आप उस पर भी टैक्स आयद कर रहे हैं। अभी तो ये गोलमोल बजट हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आई। दो ही हमारे पास तरीके हैं कि या इन्फोर्समेंट कर लें, और अगर हम इन्फोर्समेंट नहीं कर पाते तो फिर एडिशनल मेजर्स लेकर आए 400-500 बिलियन के। जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना, इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने नए साल का बजट पेश कर दिया है। नए बजट पर धुआंधार बहस जारी है। गवर्नमेंट की जानिब से बजट को बेहतरीन और आवाम दोस्त कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि बजट में आम आदमी पर बोझ डालने की बजाय टैक्स कम करके रिलीफ दिया है और तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। मुल्की मईशत डिफॉल्ट के दहाने से वापस आ चुकी है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत एक मुआवजा है। आज वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी टीम के साथ पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताहम बजट के बाद टेक्निकल ब्रीफिंग न देने पर सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। बादज़ां वज़ीर इत्तलात और चेयरमैन FBR की जानिब से माजरत पर बॉयकॉट को ख़त्म किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम से सवालात हुए और कई मौक़े पर वो बेबस भी दिखाई दिए। सहाफ़ियों की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात की तौसीक करते नजर आए। ताहम कई मामलात पर उन्होंने वजाहत पेश की। बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं, किन शोबों में टैक्स लगाए, बजट से महंगाई में इजाफा होगा या कमी, इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। आज हमें ज्वाइन किया शहबाज राना साहब ने भी, अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और हुमायूं अख्तर खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका जी शुक्रिया। शहबाज राना साहब, आपसे आगाज़ करूँ चूँकि आज तो आपको एक नया खिताब भी मिल गया, तहरीक मज़ामत सदर। क्या आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को शहबाज साहब? और दूसरा, क्या चीज़ें सस्ती महंगी, ज़ाहिर आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, क्या रिलीफ, क्या वाकई इस बजट को कहा जा सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में रिलीफ देगा या तकलीफ का सबब बनेगा? और ख़ास तौर पर जो सबसे बुनियादी सवाल, क्या ये हमारी मईशत को सपोर्ट करता हुआ, पाकिस्तानी मईशत को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है ये बजट? शहबाज साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस पैनल में मेरे बहुत ही सीनियर लोग बैठे हुए हैं और इनके सामने मैं ये बात करने की जिसारत कर रहा हूँ कि हम जो सहाफ़ी होते हैं ना, हमारी जो हैसियत होती है एक मज़दूर की होती है। हम कोई लीडर नहीं है, हम कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। हमारा काम है कि पोलाइटली अपने जो इश्यूज़ होते हैं उसको रेज़ करना, और हुकूमत की मर्जी है, वो मान ले ना माने तो तब भी उनकी मर्जी है। हम उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। जैसे आज उन्होंने कोशिश की थी कि जब मीडिया उनकी बात नहीं मान रहा था, बाइकआउट को ख़त्म नहीं कर रहा था, तो उन्होंने PID के बंदे बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। लेकिन वो शुक्रिया अता तारड़ साहब का, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो खुद बेचारे अपने दफ्तर से आए चल कर, उन्होंने आके वो जो सारा जो मसला है वो हल किया। तो ये कोई ईगोज़ की लड़ाई नहीं थी, ये हमारा एक हक है। एज अ जर्नलिस्ट हम इन्फॉर्म्ड तभी होंगे जब हमें प्रॉपरली बताया जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि टैक्स लॉ को पढ़ना कोई मसला नहीं है, वो हम सब पढ़ लेंगे, कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। 4 कवानीन पहले हैं, उनको सामने रखें, नया कानून साथ उसके साथ आप मैच कर लें। मसला होता है टाइम का। हमारे जो एडिटर अयाज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इधर आमिर इलियास राना साहब मेरी लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं, ये कहते हैं स्टोरीज दो, तो उसके लिए हमें पहले लॉ पढ़ना पड़ता है, उसके लिए 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। तो इसका हल ये होता था, जो कई दहाइयों से हो रहा था, कि FBR फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बाद एक टेक्निकल ब्रीफिंग करती जो बड़ी टेक्निकल लीगल पॉइंट्स के ऊपर होती थी। खैर, उन्होंने अपनी गलती मान ली, हमने भी इशू को खत्म कर दिया, आगे बढ़ गए। जहां तक आपकी ये बात है कौन सी चीजें महंगी होंगी, सस्ती होंगी, फ्रैंकली मुझे इस बजट में ऐसा कोई इन्फ्लेशन का कोई सुनामी नजर नहीं आ रहा। अच्छा। कोई ऐसी चीजों को हिट नहीं किया गया जिससे आपके मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई होगी। मामूली सा फर्क जरूर आएगा, जैसे पेट्रोलियम लेवी है, उसके ऊपर कार्बन लेवी 2.5 रुपए फी लीटर लगा दी गई, फर्नेस ऑयल के ऊपर लगा दिया गया टैक्स, जिससे आपकी बिजली की कीमत में मामूली फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से कुछ और इंपोर्ट रिलेटेड चीजें हैं, कुछ फर्दर एग्जाम्पशंस कुछ एडजस्ट जरूर किए हैं। ये वो चीजें हैं जो हर बजट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। अगर कहीं पे कोई इंक्रीज आ रहा है तो उसके साथ एक जो डिक्रीज है वो भी आ रहा है। तकरीबन 500 के करीब ऐसी इंपोर्टेड गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं, जिनके ऊपर जो टैक्सेस हैं, इंपोर्ट टैक्सेस, वो कम किए गए हैं। तो अगर कहीं से इंक्रीज आ रहा है तो ओवरऑल उसको वो ऑफसेट कर देगा। तो महंगाई यहाँ पे मसला नहीं है। यहाँ पे इस बजट का जो मसला है कि डायरेक्शन क्या है, हुकूमत चाहती क्या है। 2 बड़ी बुनियादी बातें हैं। क्या हुकूमत मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी चाहती है ताकि इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज कम हो? क्या हुकूमत चाहती है कि जो जिस किस्म के क्लाइमेट के प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है और उससे बचने के लिए, उसके असरात को कम करने के लिए हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें? ये 2 बुनियादी
बुनियादी सवाल थे ना जो इस बजट स्पीच में फाइनेंस बिल के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, और दोनों चीजें एक दूसरे को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। एक साइड पे जो हुकूमत है वो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसकी प्रमोशन के लिए जो ट्रेडिशनल आपकी कन्वेंशनल गाड़ियां हैं उनके ऊपर ना सिर्फ सेल्स टैक्स में उसमें इजाफा कर दिया है, खासतौर पर जो मिडिल इनकम ग्रुप की गाड़ियां 850 सीसी तक की, जिसमें तमाम ये छोटी गाड़ियां आ जाती हैं, खासतौर पर इंपोर्टेड 660 सीसी, उस पर जो टैक्स का रेट है वो 600 आपका 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, तो ताकि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लोग मूव करें। फिर कार्बन लेवी लगा दी गई है ट्रेडिशनल गाड़ियों के ऊपर, कन्वेंशनल गाड़ियों के ऊपर, उस लेवी से जो पैसा रेज होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडाइज करेंगे, बट दूसरी तरफ सोलर के ऊपर लगा दिया टैक्स। लाइकवाइज इन्होंने एक और जो काम किया है, इनका ख्याल था कि हम कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करेंगे, डिजिटल इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म्स, कोई इन्होंने चीज छोड़ी नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की जो बजट स्टेटमेंट्स आई हैं, यहाँ पे डायरेक्शन का सवाल ज्यादा है मोर देन द इन्फ्लेशन क्वेश्चन। और एक और सवाल, ये जो लेवी पेट्रोलियम लेवी 78 बढ़ाकर 100 रुपया फी लीटर करने जा रही है गवर्नमेंट, क्या ये इन खबरों में कितनी हकीकत है और इस पर क्या वजीर खजाना का मौका? और एक और इस पे ऐड कर लें कि वो जो 10% वो जो सरचार्ज है वो कह रहे हैं बिजली के बिलों पे नहीं लेंगे, तो वो कैसे लेंगे, ये मुझे वो उसकी समझ नहीं आ रही राणा साहब। तरदीद की है शायद वो देखिए, जहां तक लेवी की बात है, पहले ये बजट के अंदर डिस्कशन में प्रपोजल आया था कि अभी जो कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी का वही रेट है जो हुकूमत किसी भी वक्त बदल सकती है, एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा हुआ था। तो एक प्रपोजल ये है कि एज में प्रिस्क्राइब की जगह पे आप कर दें 100 रुपया फी लीटर, वो इन्होंने नहीं किया, वो एज में प्रिस्क्राइब रिस्पेक्टिवली का एक लफ्ज उसके अंदर डाल दिया। तो पावर हुकूमत के पास है। ये जो बजट बना है पेट्रोलियम लेवी का, जिसकी बेस के ऊपर 1468 अरब रुपया, तकरीबन 1500 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी का हदफ अगले साल के लिए रखा, वो 80 रुपए फी लीटर है, जिसमें 78 रुपए आपका ये वाला है एग्जिस्टिंग जो आपका पेट्रोल के ऊपर है, और 2-2.5 रुपए जो कार्बन लेवी है। तो इसका कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, जरूर आएगा 50 अरब का एडिशनल रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, पर इसका मतलब इंपैक्ट है, बट बहुत ज्यादा नहीं है। जो अयाज खान साहब फरमा रहे थे वो एक बड़ी ही इन्होंने एक जो काम किया वो डिफिकल्ट है। अभी एक डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगा हुआ है 2013 की जो हुकूमत थी PMLN की, तब से ये सरचार्ज ये था कि हुकूमत की नालायकियों के, खासतौर पावर सेक्टर की नालायकियों की वजह से जो आपके मुल्क का सर्कुलर डेट बनता है उसको हुकूमत अदा नहीं कर पाती, बैंकों से कर्जा लेके पावर जो पैदा करते हैं बिजली कारखाने उनको अदा कर देती थी। अब बैंक से कर्जा लिया, किसी ने तो उसको सूद इसके ऊपर देना है, तो आपके बिजली के बिल के ऊपर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट ऑलरेडी सरचार्ज लगा हुआ है। ये जो 3 रुपए 23 पैसे था, ये उस वक्त की इन्होंने कानून के अंदर ये रखी है, जो गुंजाइश और नेपरा का एक्ट है कि जो बिजली की कीमत हो, असल कीमत होगी ना बिजली की बगैर टैक्सेस के, उससे ये डेट सरचार्ज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी 3 रुपए 23 पैसे है जी। अब IMF का ये ख्याल था कि हुकूमत 1280 अरब रुपए के कोई नए कर्जे जो है वो कमर्शियल बैंकों से ले रही है, और वो 5 साल में कर्ज भी वापस करेगी और सूद भी उसके ऊपर देगी। हुकूमत ने IMF को ये कहा है कि ये जो 1280 अरब रुपया हम कर्ज ले रहे हैं, इसकी जो डेट सर्विसिंग है, ये पहले ही जो सरचार्ज 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट लगा हुआ है, इससे हम करेंगे। तो IMF ने कहा ये तो पैसा ज्यादा बनता है हमारे ख्याल में, आप कैसे कम बता रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हम इसी से करेंगे। उन्होंने कहा यहाँ पे तो कानून में कदगन है, उन्होंने कहा हम ये कदगन हटा देते हैं। तो इफेक्टिवली हुकूमत ने एक इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है कि अभी जो 10% के जो बिजली की कीमत है उसके बराबर सरचार्ज लगा हुआ, उसको जितना वो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकती है। ठीक है, चलिए आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब आप किस तरह से, ज़ाहिर है पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ चीज़ें अब वाजे हुई हैं, क्योंकि जब कल हम बात कर रहे थे तो अभी कुछ चीज़ें वाजे नहीं थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये बजट अवामी तवक्कुआत को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, बजट हमेशा से हुकूमत के पर्सपेक्टिव में बेहतरीन होता है। हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं आज हमारे आमना साथी ने इंटरव्यू किया इनके भाई का, वो कह रहे थे कि उन्होंने कीमतें कम करके अवाम को तोहफा दिया है, हारून अख्तर खान ने। तो ये अपोजिशन की तरफ से बैठ के अगर आप बात करेंगे तो उसमें सारे कीड़े निकलेंगे। इशू वही है जो शहबाज ने बात कही कि जहाँ ठीक है वो ठीक है कि आप कहीं पे टैक्सेशन कर रहे हैं, जैसे तकरीर में था कि 1% 1 लाख रुपए की तनख्वाह पे होगा, लेकिन जब तनख्वाह 10% बढ़ाई तो उधर वो 2.5% टैक्स कर दिया। लेकिन बहरहाल सरकारी मुलाजमीन को कुछ तो मिल रहा है उसके अंदर। ये जैसे 7% प्रपोज किया था, जैसे राशिद लंगड़ियाल बड़े अच्छे PS के अफसर हैं जिनको इस वक्त FBR की सरबराही दी है,
और वो जिस स्टाइल में गंडासा चला रहे हैं गुफ्तगू के अंदर भी, वो नज़र आ रहा है कि वो FBR के अंदर भी इसी किस्म की गुफ्तगू करते होंगे कि जब आप सहाफ़ियों को मुतमईन करने के लिए, वो ब्रीफिंग देने के लिए भी काम करने की कोशिश कर रहे, बल्कि आप एक, जैसे हम इंडिया को कह रहे हैं ना कि वो न्यू नाम बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने हमला कर लिया भावलपुर पे भी और मुरीद के पे भी, तो दुनिया कह रही थी नहीं आपने 5 त्यारे गिरा लिए तो बस करें। हम बार बार कह रहे थे कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी हुई, हम कैसे माफ़ कर देंगे। अब आप सहाफ़ियों को समझाना चाह रहे हैं कि बस ठीक है, अगर पिछले साल नहीं हुई तो आइंदा भी नहीं होगी, तो नहीं हो सकता ना। ये जिम्मेदारी है आपकी बैठ के कि आप जो बिल बनाते हैं, आप समझते हैं आपने इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ मिल के महफिल लगा ली, गपशप कर ली, तो आपने इस मुल्क के सब लोगों को फतह कर लिया। ऐसा नहीं होता। FBR जब हम कहेंगे, जब आप टारगेट IMF से रिवाइज नहीं कराएंगे, कम नहीं कराएंगे, बल्कि कहेंगे कि हम ये जो हमने टारगेट तय किया था, जिसको आज वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल करेंगे, हर बंदा कहता है कि आप टैक्स लें, पूरा ताजिरों से लें, इंडस्ट्रियलिस्टों की नुमाइंदगी हुमायूं अख्तर खान साहब कर रहे हैं ना। ये इन लोगों से पूछें कि जो ऑटो सेक्टर के ऊपर आज तक बड़ी जो कंपनियां 3 पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो 100% क्यों नहीं बना रही पाकिस्तान में गाड़ियां? 35 साल और 50 साल हो गए गाड़ियां काम करते हुए। ये प्लान करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन वो चीज़ें जो यहाँ पे इंडस्ट्री को सहारा दे सकती हैं वो नहीं वो पूरा कर रहे। हर इंडस्ट्री का अपना एक मसला है, ज़राअत का अपना है, ऑटो का अपना है। तो ये चीज़ें FBR जब तय करता है कि जी हमने ये टैक्स लेना है, वो नहीं ले सकता। उसको SHO के इख्तियार दे देंगे आप अफसर को। वो कह रहे हैं जी ऑटोमेटिकली, मतलब मैं ब्रीफिंग सुन रहा था उनकी कि ये उस अफसर के खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आप जनाब वो अफसर जब बादशाही दिखाएगा तो उसको आप सीधा कर लेंगे? ऐसा नहीं होता। जैसे वो कल वो खातून हमारी शहरबानो नकवी ASP जिसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था, मैं उनका सुन रहा था, वो कह रही थी पुलिस अफसर अगर आपकी गाड़ी में फालतू काम करने की कोशिश करे तो आप 15 पे कॉल करें। मतलब जो सामने खड़ा है वो आपकी ऐसी तैसी फेर चुका होता है, जब तक फैमिली के साथ इज्जत पामाल कर चुका होता है आपकी, और आप कह रहे हैं कि नहीं वो कानून के मुताबिक सिर्फ आपसे शनाख्ती कार्ड चेक कर सकता है। अब ये मतलब पाकिस्तान की पुलिस ही ये बात कह सकती है, ये ऐसा नहीं होता, जो ना कोई मानता है, ना FBR में ऐसा होगा। क्योंकि आप पहले कहते थे हम उनको इख्तियार नहीं देंगे, हम कानून के मुताबिक चलेंगे, आज आपने उनको थानेदार बना दिया है। तो जब तक वो थानेदारी कर चुके होंगे आप कैसे लाएंगे? FBR वाहिद शोबा है जो शहबाज शरीफ को बहुत अच्छे अंदाज से काबू करना होगा। सिर्फ अपने ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन FBR लगा के काम नहीं बनेगा। वहां पे टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, ताजरों से पूरा टैक्स लेना चाहिए, जिनकी हर अपोजिशन हमायत करती है, जिस मर्जी पार्टी की हो। असल इशू ये है कि जो आपको ठीक करना है वो है टैक्स कलेक्शन, वो पूरी नहीं हो रही। इसके अलावा बाकी सब गप्पे हैं। सही है, बिल्कुल, और इस पर कोई काम करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, एक तो मैं आपको वेलकम करूंगी स्पेशली, दूसरा ये जो अब आप किस तरह से देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन, जैसे शहबाज राना भी बात कर रहे थे, क्या इसको आप दुरुस्त समझते हैं? और आपके ख्याल में, ज़ाहिर आप इंडस्ट्री की नब्ज़ को बहुत बेहतर से समझते हैं, तो जो अब नए माली साल का बजट है उसमें अगर सनती शोबे की बात की जाए तो उसको किस तरह से लिया जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि ये बजट सनती शोबे की तरक्की में मददगार साबित हो सकता है? देखिए जी, इधर हमारे बड़े अच्छे साथी बैठे हुए हैं, शहबाज राना, आमिर अयाज खान, जो कि दिन रात इस्लामाबाद में होते हैं, मिनिस्ट्रीज में हर जगह पहुंचे होते हैं, मिनिस्टर से लेके नीचे तक। तो तफसील तो काफ़ी इन साथियों ने बताई है, भी ऐसा बोलेंगे। मैं ज़रा डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव पेश करता हूँ रादर देन बजट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसमें देखिए 3-4 अच्छी चीज़ें हुई हैं इस मुल्क में पिछले साल, उसमें गवर्नमेंट को हमें क्रेडिट देना चाहिए। हमारा रुपया स्टेबल रहा है, हमारी इन्फ्लेशन नीचे आई है, इसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं और रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लोग इस मुल्क में समझते हैं कि रेमिटेंस शायद हुकूमत के ख़जाने में आ रही होती है, वो सिर्फ हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन बेहतर होती है कि हमारे पास डॉलर आ जाते हैं, वरना रेमिटेंस तो जिधर भेजी होती है उन लोगों के पास जाती है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है कंजम्पशन इकॉनमी जो हम कर रहे हैं, हमारी है कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी, वो ये रेमिटेंसेस है। देखिए रिलीफ बजट में मोटी मोटी रिलीफ बहुत मिनिमल सैलरीज में मिली है, एक खासा कॉर्पोरेट टैक्स में सुपर टैक्स थोड़ा सा कम कर दिया, रियल एस्टेट में थोड़ा बहुत उन्होंने विंडो ड्रेसिंग की है कि बायर्स के लिए कुछ रिलीफ दे दिए कैपिटल गेन टैक्स में, और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज वगैरह कम हुई हैं। लेकिन देखिए जो बुनियादी, अब आपने जो मेरे से सवाल किया, जी जी, देखिए बजट क्या होता है? बजट में आपकी 2 बड़ी चीजें होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब आपने
अभी जो प्रोजेक्टेड डेफिसिट किया है वो 5.9 है। आई एम एब्सोल्युटली श्योर शहबाज मेरे से एग्री करेगा कि जब जुलाई अगस्त सितंबर में जाके फिस्कल के फाइनल फिगर्स आएंगे तो फिर ये रेवेन्यू डेफिसिट चेक कर लें। फिस्कल डेफिसिट वो हमेशा जब एक्चुअल फिगर्स आते हैं तो वो कोई और होते हैं, और हर हुकूमत थर्ड क्वार्टर के डाटे पे प्रोजेक्शन फिस्कल की करके तो बहुत ही एग्रेसिवली उसको अच्छा शो कर देती है हर हुकूमत। ये हुकूमत नहीं, इट हैपेंस एवरी टाइम। जो आपका सबसे बड़ा रेवेन्यू आना है और आता है वो आता है इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री आपकी आधी 50% या बंद है या बंद पड़ी है या बंद हो जाएगी, बंधाने पे है। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे पता चला है कि बड़ा काम हो रहा है इसमें। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी जो इकोनॉमिक टीम है वो दिन रात लगी हुई है, और इंडस्ट्रीज की कुछ चीजें हमारे पूरी पॉलिसी आएगी। कुछ टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी में अगर आप 3.5 फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव, इसका मतलब है कि जो हमारा बैंकारी निज़ाम है उससे हुकूमत को कम ज़रूरत पेश आएगी, वो सारा पैसा तो हुकूमत की तरफ चला जाता है, तो शायद इंडस्ट्री को, प्राइवेट सेक्टर को जो क्रेडिट है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। दूसरा, एक देखिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा जरिया है जी वो जो अनटैक्स सेक्टर्स है। देखिए कोई भी नहीं चाहता कि गरीब आदमी पे टैक्स लगे, लेकिन टैक्स लगता है। आप सब जानते हैं कि आपकी जो आमदनी हुई उसमें जो आपके खर्चे वगैरह निकले, नॉन सैलरी टैक्स खर्चे निकल जाए, और उसके बाद टीयर टैक्स लगता है। आप 10 लाख आमदनी थी तो आप पे बहुत थोड़ा टैक्स लगेगा, अगर आपकी 10 करोड़ आमदनी है तो ज्यादा टैक्स लगेगा। टीयर सिस्टम। सो मैं इस मुल्क की 2 बड़ी पार्टियां जी इस कोलिशन में है, ओके, और भी छोटी छोटी और काफी पार्टीज हैं। सिर्फ एक पार्टी इस कोलिशन से बाहर है, ऑपोजिशन में बैठी है। आप लोग, पॉलिटिकल कॉस्ट है, टैक्स लगाने की पॉलिटिकल कॉस्ट है, आप क्यों नहीं लगाते? लेकिन उसका फायदा भी है। अब सैलरी तबका चीखे मारता है क्योंकि वो हथे चढ़ गया है, उनको निचोड़ा जा रहा है। लेकिन जो जिन सेक्टर्स पे टैक्स नहीं लग रहा, उसके मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आई इस बजट में, माजरत के साथ, कि ज़रूरी शोबे में सूबों ने टैक्स लगा दिया। अब सूबों ने तो बहुत पुराना टैक्स लगाया था, पता नहीं क्या किया टैक्स लगा के, तो उस टैक्स के क्या नतीजे निकलेंगे। लेकिन ये जो सर्विस सेक्टर है जिसमें होलसेल से लेके रिटेल से लेके कोई भी टैक्स नहीं देता, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये तो बेचारा मुफ्त का बदनाम है। इससे तो बहुत ज्यादा मालदार जो मिडलमैन है, होलसेलर है, रिटेलर है, इस पे टैक्स क्यों नहीं लगता जी? ये मतलब इसकी मुझे तो किसी किस्म की कोई इसमें चीज नजर नहीं है। दूसरी एक चीज मैं आपसे बताऊं, मैं आपको बताऊं कि देखिए अब फिर आ जाते हैं एक्सपेंस पे। एक्सपेंस पे आपका डिफेंस से 4 गुना बड़ा जो एक्सपेंस है वो तो डेट सर्विस कॉस्ट है। ओके, अब हम बस वर्ड्स और डिपार्टमेंट पे हमने बना दिया है जी डेट मैनेजमेंट, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तकरीर में भी कहा कि हम डेट मैनेज करेंगे। भाई वो प्रोग्राम बता दें, बहुत वो रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में हजारों मुल्कों ने डेट मैनेज किया। आप हमें जरा बता देना कि आप ये जो आपका 50% से ऊपर एक्सपेंस है, इसको आप क्या प्रोग्राम है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में किस तरीके से मैनेज करेंगे? सब्सिडीज देखिए खुदारा, ये जो 19 साल पहले एक प्राइवेटाइजेशन हुई थी, उसके बाद तो एक आधी करके हमें दिखा देनी, जो स्टील मिल हो या PIA हो या डिस्कोज हो, ये जिसमें 1 ट्रिलियन रुपए जो है इसमें हम बहा रहे हैं एक ब्लैक होल में, और वो आप यकीन करें 1 ट्रिलियन रुपए से कितने बन सकते हैं। एग्रीकल्चर डाउन है जी, बुनियादी तौर पे ये इंडस्ट्री भी नेगेटिव है और एग्री भी नेगेटिव है। हम सिर्फ ये करते हैं कि वो विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं। लार्ज क्रॉप्स आपके डाउन है, लार्ज इंडस्ट्री आपकी डाउन है। बेसिकली इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर श्रिंक कर रहे हैं साल साल, और अभी भी डाउन है। एक बड़ा काम कर रहे हैं जो बाकी जो पाकिस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एग्रीकल्चर के जो करेंगे सो करेंगे, या जो इतने बड़े जो हमने सूबाई महकमे रखे हुए हैं, एक काम करें कि मैं मानता हूं कि डीरेगुलेट कर दें। आपने राइस डीरेगुलेट किया, अच्छी फसल चल रही है। कॉर्न डीरेगुलेट की, अच्छी चल रही है। आप इनको डीरेगुलेट कीजिए, लेकिन 2 साल से मेरा कुछ कारोबारी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी अब रूरल हल्के से ताल्लुक है। आपके पास बहुत एलेबोरेट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आ गया है।
ये सोशल सेफ्टी नेट्स में IMF भी एतराज नहीं करती। ये फार्मर दो जो वीट की फसलें इसमें टोटली पिस चुका है। फार्मर के हाथ में डायरेक्ट सब्सिडी है। मैं इनडायरेक्ट सब्सिडी पे मैं कहता हूं कि सारी फर्टिलाइजर की सब्सिडी हटा दें, सारी एग्रीकल्चर सब्सिडी हटा दें, लेकिन फार्मर जो है आपके पास डाटा है, डिलीवरी मैकेनिज्म भी हैं, आप फार्मर के हाथ में डायरेक्ट पैसा पहुंचाएं, आप देखेंगे कि आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ अगले साल कैसी होती है, बेहतर हो जाएगी। सही है, चलें जी क्विकली एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बजट से बात कर रहे हैं। अब धुआंधार वफाकी बजट के आने के बाद बहस जारी है। अब अवाम दोस्त बजट कह रही है, हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी मुआशी टीम को, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होगा एक आम आदमी को? क्या इसको कहा जा सकता है रिलीफ का बजट है या तकलीफ का? आया साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या आपको लगता है कि अवामी तवक्कुआत पूरी कर पाएंगी? और जो हम मईशत की बात कर रहे थे कि इसको सस्टेन होना चाहिए, ज़ाहिर है मईशत सस्टेन होगी ओवरऑल, तभी आम आदमी तक ग्रास रूट लेवल तक ये फ़ायदा पहुँचेगा। तो आपको लगता है कि ये सपोर्ट कर रहा है? तो एक तो देखें, मफामत का बादशाह इस वक्त इस मुल्क का सदर है और तहरीके मज़ामत का सदर आपके साथ है, तो आपने तो बराबरी कर ली उनकी। सही। और दूसरा, हुमायूं अख्तर साहब को मैं बता दूं कि हुमायूं साहब, मैं इस्लामाबाद में नहीं, आपके शहर लाहौर में ही होता हूँ। ये बड़े लोग हैं जो वहाँ जा रहे होते हैं सब जगह, मैं बस ऑफिस में बैठा रहता हूँ क्योंकि मुझे निकलने ही नहीं देते यहाँ से। खैर देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज जो मैं पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उनकी, एक तो लंगड़याल साहब में मुझे पता नहीं क्यों एरोगेंस बहुत ज़्यादा फील होती है, कुछ और ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं वो। जब से FBR के चेयरमैन बने हैं वो नज़र आती है उनमें, और वो इसीलिए वो एरोगेंस ही है ना जिसकी वजह से वो उन्होंने कहा नहीं ब्रीफिंग दी तो नहीं सी, आगे भी नहीं देंगे, छोड़ें बस, ठीक है। खैर अता तारड़ साहब का रोल उसमें रहा, उन्होंने मफामत करा दी, वो भी आज मफामत के बादशाह लगे हैं। देखिए, एक तो बड़ी तशवीश वाली बात है, जो सवाल एक जर्नलिस्ट ने पूछा था उनसे कि ये जो टैक्स कवानीन का तरमीमी बिल है, ये पार्लियामेंट मंजूर नहीं कर सकी, रिजेक्ट कर दिया उसने, तो इसके बाद अगर ये नहीं मंजूर होता, इसकी अप्रूवल नहीं आती, तो क्या 400-500 अरब का उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, वो तो खैर नहीं यूज़ किया उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने। अलबत्ता ये ज़रूर कहा उन्होंने कि ज़ाहिर है ये नहीं होगा तो फिर इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, एक तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, वो लगेंगे। मतलब क्या कमाल पॉलिसीज़ होती हैं हमारी गवर्नमेंट्स की, मुसलसल सुबह शाम दिन रात हम गर्दान सुनते रहे कि जी सोलर लगवाएं, सोलर लगवाएं। अच्छा, उस वक्त फिर लोग कहते हैं जी पता नहीं इन्होंने अपनी कंपनीज बना ली हैं, इसलिए ये चाह रहे हैं कि हर बंदा पैनल्स लगवा ले, और ये होते रहे माजी में। हुमायूं अख्तर साहब बहुत बेहतर जानते हैं, ऐसा रोज़ जारी होते थे, ड्यूटी फ्री गाड़ियाँ इंपोर्ट की, जैसे ही आ गई उसके बाद वो एक नया SRO जारी हो गया, फिर ड्यूटी इम्पोज कर दी गई। तो ये तो होता है, हम देखते रहे हैं हमेशा से। तो शायद वही मामला था कि अब आपने उस पर टैक्स लगा दिया। फिर आपके जो IT के वो जो फ्रीलांसर बच्चे पैसे कमा रहे हैं, एक तो पहले उनका बहुत बड़ा कर किया आपने, जब आपने सोशल मीडिया पे वो पाबंदी लगा दी थी और उस पर बात उनको वो बेचारे वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब वो मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या आप इसको फ़रोग देना चाह रहे हैं, और बाकी वो कंट्राडिक्शंस शहबाज आपके सामने रख चुके हैं कि एक तरफ आप कहते हैं जी कि वो डिजिटल इकॉनमी को हमने फ़रोग देना, और दूसरी एक और चीज़ उन्होंने बड़ी दिलचस्प की, जब रिटेलर्स के हवाले से उनसे कहा गया कि वो अगर टैक्स, उन्होंने कहा जी बात, मतलब वो मिन्नतें तरले हैं कि ताड़ी मेहरबानी टैक्स दे देना, कि नहीं देंगे तो क्या हम पुलिस और फौज लगा दें वहाँ। इसका मतलब वो सिंपल बात वही है कि उस तरफ जाने के लिए कोई गवर्नमेंट तैयार नहीं। अच्छा, ये गवर्नमेंट चूँकि PDM की गवर्नमेंट भी रही, वो दो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र भी कर रहे हैं हुमायूं अख्तर साहब कि वो दोनों इस वक्त बैठी हुई हैं, और आपने कहा जी हमने अपना पॉलिटिकल वो जो कैपिटल था वो हमने उसमें उसका नुकसान कर लिया, हमने इस मुल्क को बचा लिया। तो यार थोड़ा सा और कर लो ना, मतलब थोड़ा सा और करके इस इकॉनमी को उस ट्रैक पे तो डाल दो। ये सिंपल बात ये है कि वालिद साहब से आपने पैसे लिए और आप उससे अयाशी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको जेब खर्च उतना ही देंगे जितना उनको पता है कि ये इसकी ज़रूरतें हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। IMF आप कमा के IMF को दे देते हैं, और वहाँ से वो जब आप लेते हैं वो आपको इतना ही देते हैं कि भाई बस
इसमें आपने गुजारा करना है। अलबत्ता एक वो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए उन्होंने किया है वो अच्छा इकदाम है। और फिर बिल्कुल अभी तक के जो हालात हैं, आज तक की तारीख में सॉर्ट ऑफ इसको कहा जा सकता है कि बैलेंस सा बजट है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आगे चल के जाहिर है जब ये और चीज़ें सामने आएंगी, और बहुत सी चीज़ें आपको पता है ना वो हिडन होती हैं, वो सामने नहीं होती। वो जो वो इख्तियार दे दिया लेवी का भी गवर्नमेंट को, तो वो जाहिर है वो फिर जितना चाहेंगे लगा लेंगे। आज 80 है, कल को उन्हें फील होगा वो 85 कर देंगे, 90 कर देंगे, कोई पूछने वाला तो है नहीं। जाहिर है इसलिए आप ज्यादा टेंशन न लें। आपके मरखल मेकअप पे तो ज्यादा टैक्स नहीं लगा, बच गया। हाँ, लेकिन इस दफा वैसे आपकी बात दुरुस्त है, बड़ा मुबहिम सा बजट है। मतलब क्लैरिटी नहीं है, अगर कुछ कहा गया है, अगर कहीं पर कोई कमी, जैसे आप टैक्स की भी बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये भी तलवार लटकती रहेगी इजाफी टैक्स की। फैसल हुसैन साहब, फैसल साहब, आपके ख्याल में ये बैलेंस बजट इसको कह सकते हैं? और बारहा हम अपने प्रोग्राम में भी टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करते रहे हैं, ये कहते तो हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, फिर मिन्नत तरले गवर्नमेंट क्यों करती है? उसकी इस्लाहात पे काम क्यों नहीं करती? कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पाती गवर्नमेंट? नहीं, फैसल को तो मुबारक देनी चाहिए ना आपको जी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे मुसलसल कहते रहेंगे इंसेंटिव देना चाहिए, वो तो दे दिया गवर्नमेंट ने, इनकी तो मान ली। फैसल साहब देखिए, उसमें उन्होंने जो और भी नए धंधे खोल दिए ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देंगे। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो एक जो है वो सूबे का फंक्शन है। अब उसमें आपने जो एक नया सिस्टम खोल दिया कि वहां से वो रेगुलाइज कराएं अपने प्रोजेक्ट को, तो नहीं कि अब जो पैसे आप रिश्वत, लोग क्यों तबाही की जो कई असबाब थे, उसमें एक सबब ये भी था कि एक रिश्वत का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप मजीद जो है वफाक में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी वहाँ भी जाके पैसे जमा कराएं। यहाँ सरकारी इदारा खुलने का मकसद क्या होता है इसके अलावा? अरे ये जो बजट आया है, इसको आप ना एक पब्लिक फ्रेंडली कह सकते हैं, ना इसको आप ताजिर फ्रेंडली कह सकते हैं। इस बजट के जो बुनियादी खतोखाल है, जो मैं तो इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, जो एक आम आदमी के तौर पे जो मैं महसूस कर पाया हूँ, इसमें हर जगह से टैक्स जमा करने के नए नए तरीके जो है ना, आम आदमी के तौर पर महसूस कर रहे हैं, और बजट से हर आम आदमी के ज़हन में सवाल है। फैसल साहब, इसमें नए नए टैक्सेस जो है ना वो तलाश करने की जो है ना वो कोशिश की गई, उसके नए कॉरिडोर जो है ना वो तलाश किए गए। अच्छा, उसमें भी वही बात आती है, देखें इसका हुकूमत को टैक्सेस में अगर ये अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका बुनियादी सबब क्या है? उसका बुनियादी सबब ये नहीं है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना पूरे नहीं कर पा रहे। आपका मसला तो डायरेक्ट टैक्सेस में है। आप जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स हो रहे हैं वहां पे आप कमजोर हैं। उस कमजोरी को दूर तो किसने करना? पब्लिक ने नहीं करना, वो तो आप नहीं करना है। आप ये बताएं कि आपने ऐसी कौन सी इस्लाहत जो है पिछले साल की और नए साल में करने जा रहे हैं कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं आते। एक तो यहाँ पे ये समझ लिया गया है कि जो नॉन फाइलर है वो सारी बुराई की जड़ है। भाई जो टैक्स चोर है उसका मतलब ये नहीं है वो नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर तो 80%, 90% वो लोग होंगे जिनकी कोई आमदनी नहीं है। टैक्स चोरों की अक्सरियत जो है वो फाइलर है, लेकिन आप वो टैक्स नेट में नहीं है। उन्होंने इस तरह के इजादात की हुई, इतने बड़े वो साइंसदान हैं टैक्स चोरी के, उन्होंने फार्मूले इजाद किए हुए हैं कि आपका जो सरकारी निज़ाम है, जो सरकारी स्ट्रक्चर है, वो उनकी गिरफ्त नहीं कर पाता। आप ये बताएं कि जो लोग टैक्स नहीं देते, जैसे वो अभी ये कह रहे थे हुमायूं अख्तर साहब के, वो जो मिडिल मैन है वो टैक्स नहीं देता। भाई नहीं देता टैक्स, तो उसको टैक्स नेट में लाने के लिए आपने क्या इकदाम किए? वो 50 साल से नहीं दे रहा कि आपका सरकारी रियासती मशीनरी उसको टैक्स नेट में लाने में 50 साल 70 साल में भी नाकाम है और आने वाले वक्त में भी नाकाम रहेगी। इनडायरेक्ट टैक्स आप जो है वो लगाए चले जा रहे। इनडायरेक्ट टैक्स या सैलरी वाला टैक्स, वो तो वो है ना जो आपकी गर्दन में जिसकी छुरी फंस गई, उसको तो आपने ज़िबा करना ही करना है। अब भी कार्बन जो उन्होंने लेवी लगा दिया कि हम जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो है वो हौसला अफजाई करेंगे। भाई इस मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कौन सा इधर कोई निज़ाम आ चुका है? आज तक की तारीख में जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी एक फैंसी आइटम है। लोग दिखाने के लिए, शोशा के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं। अभी आपके मुल्क में अगर रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक आपका वो खत्म हो जाए चार्जिंग, तो इस मुल्क में जगह जगह पेट्रोल पंप की तरह आपने चार्जर लगाए हुए जहाँ से वो जाके गाड़ी को चार्ज कर लेगा। कोई मामूली नौयत का भी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, वो तो एक फैंसी आइटम। आप बोल रहे हैं उसकी हम हौसला अफजाई करेंगे, भाई कहाँ से हौसला अफजाई करेंगे? उसका तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अच्छा, फिर एक अहम बात, जी ये जो सूबे हर चीज को मानते हैं कि ये हमारा हक है, हमारा हक है, नहीं है। अब ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है 716 अरब रुपए, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये 2008 में ये शुरू हुआ, आज तक लगा दे खरबों रुपए जो है आपने जो है ये जो है फकीर बनाने पे लोगों के ना खर्च कर दिए। इसका आउटपुट क्या है?
इतनी बड़ी रकम इस मुल्क की जो है वो बांट दी जाती है। अगर इसी पैसों से आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाते, इसी पैसों से जो है आप जो है फैक्ट्रियां लगाते, इसी पैसों से जिन लोगों को आप पैसे बांटते हो, खैरात ज़कात दे रहे हो, इन्हीं पैसों से उनको तरबियत याफ्ता बनाने का प्रोग्राम करते, तो फिर तो आपको ये पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, फिर जब आप हर चीज सूबा बोलता है हमारा हक है, तो भाई सूबों के आप मत्थे मारो ना। ये वफाक क्यों इसको ये अपने जुम्मे ले लेता है? सूबे दें जिसको देना है, बेनजीर उनका सपोर्ट प्रोग्राम देना है, कोई सा भी सपोर्ट प्रोग्राम देना है वो सूबे दें। ये तो बिला वजह का सूबों ने जो है वो वफाक ने इसको अपने पर जो है वो बोझ लिया हुआ है। फिर आप वफाक जो तालीम का बजट है वो आपने कम कर दिया, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो खैरात बांटनी है, ज़कात बांटनी है, आपने भीख देनी है, उसका बजट जो है वो आपने जो है ना वो बढ़ा दिया। इसको तो फिर हुकूमत को खुद चाहिए, ये सिर्फ पैसे आप जाया करते हैं, इस पैसों से कोई आपको हासिल नहीं हो रहा, इस कौम को, इस मुल्क को कुछ हासिल नहीं हो रहा। जिसको पैसे खाने की आदत पड़ गई वो और मजीद बैठ के घर में बैठ के पैसे खा रहा है। एक और मसला कराची के हवाले से मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत से बात कर दूं, इस शहर का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पानी का है। इस शहर में अरबों रुपए का पानी जो है वो महीने की बुनियाद पे फरोख्त होता है। बड़ी बड़ी माफियाज हैं जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक इस टैंकर माफिया का जो है वो सरपरस्ती करती हैं, उनकी आशीर्वाद में चलता है, उसकी बेनिफिशरी हैं। K3 के लिए, K4 के लिए हुकूमत ने कमिटमेंट किया था हम 30 अरब रुपए रखेंगे, लेकिन नहीं रखे और सिर्फ 3 अरब रुपए रखे। इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि 2026 में जो है K4 बन जाएगा, वज़ीर आज़म के वादे के तहत ये 2026 क्या 2030 में भी K4 बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलें क्विक नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं अख्तर साहब, चूँकि क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं तो लास्ट क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। ये जो टैक्स कलेक्शन की बात आप भी कर रहे थे, मिडल मैन की, चूँकि आप सियासतदानों के, हुकूमतों के मूड को समझते हैं, तो क्या कबाहत है ये टैक्स इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों उन लोगों से बात तो हर दफ़ा हर साल जब बजट आता है तो ये बात करते हैं, लेकिन टैक्स नेट का जो बात है उसकी तरफ और उस इस्लाहात की तरफ क्यों नहीं जाते? ये बड़ा मुश्किल है जी, जैसे मैंने कहा जी, पॉलिटिकल कॉस्ट। आजकल तो माहौल भी अच्छा है, कुछ मोराल भी मुल्क का चढ़ गया है, जो हालिया पाकिस्तान को फतह नसीब हुई है, तो करना चाहिए जी। अब आई थिंक दे विल हैव टू पे द पॉलिटिकल कॉस्ट, लेकिन मुल्क की बहुत मदद करेंगे। मैं एक चीज पे, ये बड़े काबिले एहतराम हजरात तशरीफ रखते हैं जी जी, इधर बहुत बात होती है जी कि बस जी मैं कोई 6 प्रोग्राम तो देख चुका हूँ जी IMF के, कि बस ये आखिरी प्रोग्राम है। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा जी, मैं क्रॉस द बोर्ड 50 साल की बात कर रहा हूँ कि जी ये आखिरी प्रोग्राम है, अब हम स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे और उसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे। अब वो स्ट्रक्चरल चेंज क्या है ये हमें आज तक नहीं पता चलता। वो जनरली को कहता है जी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, कोई कहता है ये अनटैक्स्ड सेक्टर को ले आएंगे बीच में, लेकिन मेरी नजर में स्ट्रक्चरल चेंज जो है ना जी, सही मानों में जो मसला बना हुआ है इस मुल्क में कि आप 3 से 4% जब ग्रोथ पे जाते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर कर्जा इतना चढ़ा दिया है, 6 गुना आपकी डेटर लायबिलिटीज बढ़ गई हैं। आजकल प्रॉब्लम यह है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि हम बूम और बस्ट साइकिल में नहीं घुसना चाहते, हम ग्रेजुअली जाएंगे। वेल ग्रेजुअली जरूर जाएं, लेकिन ग्रेजुअली जाने से ये मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि आप इस इंपोर्ट बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से बाहर कैसे निकलते हैं। और वो मेरी नजर में इस वक्त जो सेक्टर श्रिंक कर रहा है इंडस्ट्री का, जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, उसको आप रिवाइव करें और फिर इसको लेके मींस ऑफ मैस प्रोडक्शन की तरफ जाइए। टाइम कम है, हमारे पास खत्म हो रहा है। आमिर साहब, मैं क्विकली कमेंट आपसे ले लूं लास्ट, क्योंकि बार बार टैक्स इस्लाहात की बात होती है, तो आपको लगता है कि वाकई इस बार हुकूमत संजीदगी से इस पे काम करेगी? हाँ, बड़ी संजीदगी से प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे मायूं साहब जैसे कह रहे हैं 200 गाड़ियाँ नई लेके देनी है अफसरों को। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में लोगों को बोनस ज़्यादा देने हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती इसी किस्म की हैं कि जिसके अंदर लोगों को कैसे ओब्लाइज किया जा सकता है। नीयत ठीक हो। शहबाज शरीफ साहब को मेरा बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपने जो इनकम टैक्स यानी IRS और कस्टम के अफसरों की लिस्ट बनाई थी ABCD, उसके ऊपर अमल क्यों नहीं हुआ? वो अगर गलत बनाई थी तो उनको क्यों नहीं टांग रहे जिनकी रिपोर्ट गलत थी? अगर वो रिपोर्ट ठीक थी तो वो लोग खत्म हो गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर साहब आज हमारे मेहमान थे एक्सपर्ट्स पैनल के। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।